आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही आप ये ठान लीजिए कि आने वाले अगले स्वतंत्रता दिवस में मैं नौकरी लेकर रहूंगा और सरकार के रजिस्टर में अपना नाम होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए और आज आप ये ठान लीजिए। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाकर के उस सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी आप आसानी से देख लीजिएगा। ओके, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में पूरे 58 क्वेश्चन हैं और मैं लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी लूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आ रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, श्रीगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइज, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी विद आंसर के साथ। अगला सवाल है कि गुप्त जो हैं किसके सामंत थे, या फिर कहा जाए गुप्त जो है किसके समकालीन थे। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका भी ऑप्शन कुषाणों के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुप्त जो है ये कुषाण के समकालीन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपके सामने कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज या महाधीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। बहुत बढ़िया मित्र, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका भी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भी ऑप्शन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है आपके सामने कि गुप्त वंश या फिर गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा कौन था जो एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ये यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो है ये कौन सी थी। इसका आंसर आप बताएंगे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो है ये कौन थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी ये कौन सी थी, संस्कृत थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इतिहासकार P.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित हो करके उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इतिहासकार P.A. स्मिथ। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा या किसने कहकर पुकारा, तो आप क्या कहेंगे। इतिहासकार P.A. स्मिथ। P.A. स्मिथ ने उनकी विजय से प्रभावित होकर के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। राइट हो जाएगा डियर आपका डी ऑप्शन। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था।
गुप्त राजवंश जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गुप्त राजवंश जो है ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता कलाकृतियाँ या फिर अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं या किससे संबंधित हैं, किस वंश से संबंधित हैं? इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ये ई बुक जो है ये आप सभी के लिए है मेरे प्यारे भाई। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की है ये ई बुक और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा स्टैटिक जीके आपको मिलेंगे। साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। पूरे 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की ई बुक है और मेरे भाई इसमें आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल है। आप 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 39 रुपये में ये ई बुक की नोट्स आपको मिल जाएगी और यह व्हाट्सअप नंबर 8948667652, यहाँ पे आप एक बार व्हाट्सएप नंबर को ध्यान से गौर करके देख लीजिए। 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपको ई बुक यहाँ से मिल जाएगी। ओके भाई, देखिए अजंता कलाकृतियाँ जो हैं या किससे संबंधित हैं? राइट हो जाएगा गुप्त काल से। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, गुप्त काल से। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताएंगे कवि कालिदास जो हैं या किसके राज कवि थे? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कवि कालिदास जो है किसके राज कवि थे? राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं या फिर विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी है मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फ़र्ज़ को अदा करें और हमारी मेहनत को और भी ज़्यादा उत्साहित करें। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला सवाल है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा है? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन सा है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गाइज आपका ये हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। एरण अभिलेख का संबंध जो है यह किस शासक से है? राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ही डेली क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिला करे। और दूसरी बात, आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके पहले कई सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से क्रम के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई,
देखिए फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो एक चीनी यात्री था और यह किसके समय में भारत आया था ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गुप्त एज किसे कहा जाता है, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए कि जो गोल्डन एज है ये आप किसे कहते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, गोल्डन एज किस काल को या किस युग को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहासों में स्वर्ण काल कहा गया है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल है कि फाहियान जो है कहाँ का निवासी था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फाहियान जो है कहाँ का निवासी था। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी चीन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन का। फाहियान जो है ये चीन का निवासी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेतुबंध का रचनाकार प्रबलसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। बताएंगे सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवरसेन द्वितीय हैं या किस वंश के शासक थे। राइट हो जाएगा वाकाटक वंश के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश के। अगला सवाल है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया है। संक्रोपम जो है या किस अभिलेख में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19। राइट हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। अगला सवाल है आपके सामने कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। देखो अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत कठिन सवाल करवा रहा हूँ या बहुत ही ज़्यादा टफ करवा रहा हूँ तो भाई ये आपकी गलती है या आपका भ्रम है, दूर कीजिए। क्योंकि अभी जीके बहुत इजी टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजी सवाल आपका नहीं आता है। आपको टफ लेवल जीके पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ कल्याण होगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है यह सबसे पहले कब हुआ, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही बहुत गजब का सवाल है भाई, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है यह सबसे पहले कब हुआ, गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। इसका आंसर आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विष्णु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु जो है ये गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगवान विष्णु। अगला सवाल है
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी का सिक्का जारी किया? 24 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। भाई एक बार फिर से बता दें, जो नए हैं उनके लिए है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको मात्र 39 रुपये में ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक का मैं डेमो रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का रिव्यू देख लीजिए, कितनी बेहतरीन तरीके से और कितने लाजवाब कंटेंट के साथ लिखी गई है। और मेरे प्यारे भाई देखो, समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जाननी है तो इनमें डूबना तो पड़ेगा ही। ये कोई कहने की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली और बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए, ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है और इसलिए इमेज के साथ बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। मेरे प्यारे भाई, इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतरीन ई बुक है अपना ये, ठीक है, और सबसे कम दामों में आपको मिल रही है, मात्र 39 रुपये में। परचेज कैसे करना है आपको? 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ई बुक के बारे में डिटेल में जानकारी और यहाँ से आपको ई बुक मिल जाएगी। 8948667652 नंबर को नोट कर लीजिए, फिर आप मैसेज कीजिएगा। अगला सवाल है कि महरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, चौथी सदी में। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है कि फहियान और हुएन सांग ने डैश के राज्यों को देखा? फहियान और हुएन सांग जो हैं ये किन के राज्यों को देखे? क्रमशः आपको बताना है कि फहियान किसके समय में आया और हुएन सांग जो है ये किसके समय में आया। देखिए, फहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हुएन सांग जो हैं ये हर्षवर्धन के समय में आए। अब देखो भाई, जो बच्चा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जानता होगा पहले तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देख के ऑप्शन सी मार देगा, लेकिन गलत है क्योंकि अंत में कृष्णदेव राय है तो इसका मतलब थोड़ी है ना। तो देखो, जो हुएन सांग है ये हर्षवर्धन के समय में और फहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि धन्वंतरी कौन थे? चलो बताओ, धन्वंतरी जो हैं ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में या राज दरबार के नवरत्नों में से एक, और ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। धन्वंतरी जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी में एक प्रमुख चिकित्सक थे जो कि नवरत्नों में एक शामिल थे। अगला सवाल है आपके सामने कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है यह किस प्रकार की थी? 28 नंबर सवाल, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी निम्न में से इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? आपको बताना है कि इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है। 29 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं विहारों का सब उल्लेख मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर आप देंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
अगला सवाल है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है या गुप्त काल में हुआ। भाई सवाल जो है ना ये दमदार है, जल्दी से बताओ। राइट हो जाएगा 16, 17 एवं 19 गुफाओं का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो हैं किस शासक के दरबार से जुड़े थे, इसका आंसर आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या शासक से। गुप्त संवत जो कि 319 को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि गुप्त संवत जो है या किसने प्रारंभ किया था, इसका श्रेय जो है या किसे जाता है। दमदार सवाल ये भी है। राइट हो जाएगा आपका 33 नंबर सवाल का। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ में स्थित धमेख स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीनार कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनार। अगला सवाल है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा कवि कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। सही आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपज का छठा भाग। अगला सवाल है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शासक या फिर किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा गुप्त वंश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयाग के अभिलेख में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों में बराबरी थी या फिर स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी।
राइट हो जाएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई वाकई में दमदार सवाल है। बताइए। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? देखिए, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये भी लिखा गया है। जानकी हरण जो है नहीं लिखा गया है। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी, किस काल में आरंभ हुई थी? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूरोपीय भाषा में अनूदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एरण अभिलेख से। अगला सवाल है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। देखिए, चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन शासकों या फिर गुप्तकालीन शासक में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भरतपुर के बयाना से, ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ये सवाल है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सवाल है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने गुप्तकालीन से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में इसके अन्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। हमारी मेहनत और ये वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।